वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काव्य शास्त्र के उन प्रश्नों के बारे में जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। खासकर अगर हम बात करें पीजीटी हिंदी, एनटीए नेट, एलटी कमीशन और असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पर इनको पूछे जाने का अत्यधिक रिवाज बना हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे काव्य शास्त्र से पूछे जाते हैं, भारतीय और पाश्चात्य दोनों से। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन और टीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए नंबर बता देता हूँ 8219312129। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी कोर्स के बारे में। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर दिए गए हैं, टॉप 10 प्रैक्टिस सेट। ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रैक्टिस सेट है। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट की ये भी खासियत है कि इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न व्याख्या समेत मिलेगा। सिर्फ प्रैक्टिस सेट तक ही ये सीमित नहीं है, आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी मिलेगी, ठीक है ना। आनंदवर्धन ममट विश्वनाथ ने गुणों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना है, इसे रसाश्रित स्वीकार किया है। कौन कौन से हैं ये? एक तो देखिए आनंदवर्धन है, फिर ममट है, फिर विश्वनाथ है। इन्होंने गुणों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना है, इन्हें रसाश्रित माना है इन तीनों ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 2। हिंदी के मूर्धन्य विद्वान और हिंदी साहित्य का मुकम्मल इतिहास देने वाले आचार्य शुक्ल ने गुण को रसाश्रित माने हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने भी गुणों को रसाश्रित माना है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 3। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने गुणों को शैली के अंतर्गत रखा है। तो जो श्याम सुंदर दास है, इनके द्वारा गुणों को शैली के अंतर्गत रखा हुआ है। आगे है, हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने गुणों की संख्या 3 स्वीकार की है। यह है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अधिकतर पूछा जाता है कि जो गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 3 मानी जाती है। और वे कौन कौन से गुण हैं? ओज, प्रसाद और माधुर्य। ये 3 गुण हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। आगे देखिए 5। आचार्य देव ने अपने ग्रंथ शब्द रसायन की जो सप्तम प्रकाश है या पाठ है, उसमें काव्य गुणों के 12 भेद या काव्य गुण 12 माने हैं। ये देखिए, यहाँ से प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि देव ने काव्य गुण कितने माने हैं, तो ये माने हैं 12। इसके पश्चात ये भी बनेगा कि काव्य गुणों को 12 आचार्य देव ने किस पुस्तक में माना है, तो ये शब्द रसायन में माना है। तो ये प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि शब्द रसायन किसकी रचना है? आचार्य देव की रचना है। इसी के पश्चात ये भी ध्यान रखना है कि जो शब्द रसायन का सप्तम प्रकाश है, यहाँ पर इन्होंने काव्य गुण 12 माने हुए हैं। आगे है, बामन ने प्रसाद गुण को ओज गुण का विरोधी माना है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो बामन है, इन्होंने प्रसाद गुण को ओज गुण का विरोधी माना है। दंडी के अनुसार समास युक्त पदों की बहुलता ओज गुण का परिचायक है। आगे है, काव्य गुण का अर्थ है दोषाभाव, शोभाकारी या आकर्षक धर्म। क्या है? दोषाभाव, शोभाकारी या आकर्षक धर्म। आगे है 8। गुण संप्रदाय को आचार्य बामन ने रीति संप्रदाय कहा है। किसने कहा है? गुण संप्रदाय को आचार्य बामन के द्वारा रीति संप्रदाय कहा गया है। इसी प्रकार आगे है, शौर्यदीप्त गुणों को और हारदीप्त अलंकारों को आचार्य ममट ने कहा है। शौर्यदीप्त गुणों को, ठीक है, हारदीप्त अलंकारों को आचार्य ममट ने कहा है, ये नाम दिया है। शौर्यदीप्त गुणों को और हारदीप्त अलंकारों को। याद रखना, ये बड़ा यूनिक सा प्रश्न दिखा आज हमें, इसका ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में गुणों की संख्या 10 मानी है, क्रमशः माधुर्य, ओज, कांति, समाधि, श्लेष, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता और समता। कौन कौन से हैं? माधुर्य, प्रसाद, ओज, कांति, समाधि, श्लेष, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता और समता। ये है 10। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक जो इनकी पुस्तक है, इसमें गुणों की संख्या 10 मानी है। और दोषों की संख्या कितनी मानी है? ये भी 10 मानी है, इसका भी ध्यान रखना है। आगे देखिए 11। आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या 10 मानी है और बामन ने 20 मानी है। आगे है 12। आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में 2 काव्य गुण माने हैं।
जो आचार्य कुंतक थे इनकी पुस्तक का नाम था वक्रोक्ति जीवितम, और 2 काव्य गुण इन्होंने माने हैं, और वो कौन कौन से हैं? औचित्य और सौभाग्य। आगे देखिए 13, आनंदवर्धन ने चित्त की 3 अवस्थाओं, क्या है? जो आनंदवर्धन थे इन्होंने चित्त की 3 अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। आगे है, और उदात्तता काव्य का मूल स्रोत लोंजाइनस। आगे है, उदात्तता को काव्य का मूल स्रोत किसने माना है? लोंजाइनस के द्वारा माना गया है। यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर इस वीडियो का PDF आपको प्रदान कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हो रिवीजन करने के लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। त्रासदी का लक्ष्य भावों का विवेचन एवं यथार्थ का ज्ञान है। त्रासदी का लक्ष्य क्या है? भावों का विवेचन एवं यथार्थ का ज्ञान। आगे है, कला आशाजन्य नहीं है। क्या है? कला आशाजन्य नहीं है। किसका कथन होगा? अरस्तु का। आगे देखिए, चौपाइयों में 16 मात्रा, दोहा और सोठा में 24 मात्राएं। चौपाइयों में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्रा। दोहा और सोठा में 24 मात्राएं। उलाला में 28 मात्रा। हरिगीतिका में 28 मात्रा। ध्यान रखना है, अधिकतर पूछे जाते हैं चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्रा होती हैं। यहाँ पर जो आपसे अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है चौपाई का पूछा जाता है। चौपाई में कितनी मात्रा हैं? 16। दोहा और सोठा में 24, उलाला में 28 और हरिगीतिका में 28 मात्राएं हैं। जो हरिगीतिका का भाषा कहा जाता है मैथिली शरणगुप्त को। आगे देखिए, दंडक किसे कहते हैं? वर्ण वृत्त में 26 वर्ण से अधिक वाले दंडक कहलाते हैं। आगे है 19, स्वच्छंद छंद में आर्ट ऑफ म्यूजिक नहीं मिल सकता। क्या है? जो स्वच्छंद छंद है इसमें आर्ट ऑफ म्यूजिक नहीं मिल सकता। वहाँ पर आर्ट ऑफ रीडिंग होता है, वह स्वर प्रधान नहीं व्यंजन प्रधान होता है। इसका भी ध्यान रखना है। आगे है 20, मुक्त छंद की कल्पना हिंदी में विधिवत किस युग में प्रारंभ हुआ? अर्थात मुक्त छंद को कब से विधिवत तौर से अपनाया गया था? तो ये छायावाद में है, और छायावाद में भी स्पेशली निराला के द्वारा। आगे है, लीव्स ऑफ ग्रास पुस्तक किसकी है? लीव्स ऑफ ग्रास नामक पुस्तक है वाल्ट व्हिटमैन की। आगे है 22, छंद में लय क्या है? छंद में लय एक संयंत्र व्यवस्था है जो स्वर के आरोह अवरोह से उत्पन्न होती है। क्या है? छंद लय, जो छंद क्या है? लय एक संयंत्र व्यवस्था है। संयंत्र व्यवस्था है जो स्वर के आरोह अवरोह से उत्पन्न होती है। अगला है 23, छंदशास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छंदशास्त्र को अन्य नाम से जाना जाता है पिंगल शास्त्र के नाम से, और छंदशास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है? पिंगलाचार्य को। अगला प्रश्न है 24, दोषों के लक्षणों का विवेचन सर्वप्रथम किसने किया? वामन ने। दोषों के लक्षण का विवेचन सर्वप्रथम वामन ने किया था। आगे है, मुख्यार्थ का जिससे अवकर्ष हो वो दोष है। किसका कथन होगा? मुख्यार्थ का जिससे अवकर्ष हो वो दोष है, ये मम्मट का कथन होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, गुण काव्य की संपत्ति अर्थात सौंदर्य विधायक तत्व और दोष उसकी विपत्ति अथवा सौंदर्य विघातक तत्व है। किसका कथन होगा? दंडी का कथन होगा। तो इस प्रकार की थी दोस्तों आज की ये वीडियो। आप अवश्य बताइए आपको कैसी लगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपको PDF का भी लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को पढ़ सकते हो। तो ठीक है, अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।